नमस्कार, स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सियासी हलचल तेज है। आज आपको दिखाएंगे यूपी में कैसे भगवान राम एक बार फिर सियासत के केंद्र में हैं और कैसे ब्राह्मणों को साधने के लिए बिसात बिछाई जा रही है। इसके अलावा यह भी दिखाएंगे कि कैसे करप्शन के मुद्दे पर सीएम ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। साथ ही आपको उत्तराखंड कांग्रेस में हुए बदलाव और उस पर हो रही सियासत से जुड़ी खबर भी आज हम दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की सियासत में भगवान और ब्राह्मण आ गए हैं। बीएसपी ने रामनगरी अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की है और भगवान राम से अपना पुराना नाता बताया है। वहीं बीजेपी ने बहुजन समाज पार्टी के सम्मेलन को दिखावा बताकर तंज कसा है। – 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में सामाजिक समीकरण साधने और वोट बैंक बढ़ाने की कवायद तेज हो गई है। ब्राह्मणों को साधने के लिए बीएसपी ने सम्मेलनों का सहारा लिया है और इसके लिए बीएसपी भगवान राम की शरण में भी पहुंची है। अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि भगवान श्री राम उनके हैं तो इससे आज संकीर्ण सोच। भगवान श्री राम सबके हैं और भगवान श्री राम जितने उनके हैं शायद उनसे ज़्यादा हम लोगों के हैं, हमारे हैं। हम लोग तो पता नहीं वो करते भी हैं कि नहीं। हम लोग तो सुबह उठ के पहले पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, उसके बाद घर अपना आगे काम शुरू करते हैं। लेकिन हम लोग अफसोस होता है जब लोग भगवान श्री राम को भी राजनीति में लाते हैं। ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत बीएसपी ने रामलला के दर्शन के साथ ही की और बीजेपी पर तंज भी कसा। सवाल सिर्फ भगवान राम या ब्राह्मणों का नहीं है, बल्कि सवाल सत्ता का है। इसलिए सवालों की बौछार बीजेपी की ओर से भी हुई। मायावती जी को अब निर्णय कर लेना चाहिए और बीएसपी को निर्णय करना चाहिए वो किस जाति के पीछे भाग रहे हैं। तो क्या जो कहते थे कि उनके दलित समाज उनका वोट बैंक उसको छोड़ दिया है और अब ब्राह्मण समाज के पीछे भाग रहे हैं, तो निर्णय करके बता दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सबका साथ, सबका विकास और सबको साथ लेकर उनके विश्वास के साथ चलने वाली पार्टी है। चुनाव से पहले हर दल के सामने जनता के दिलों में जगह बनाने की चुनौती है। इसलिए बहुजन समाजवादी पार्टी भी सर्व समाज का फॉर्मूला लेकर एक बार फिर मैदान में है और बीजेपी शासन में ब्राह्मणों की अनदेखी का आरोप लगाकर अपनी राह आसान बनाने की विकल्प तलाश रही है। कि अब की बार इसलिए फिर से ब्राह्मण समाज के बीच में हम आए हैं, ये उनको भी जवाब है। इसलिए आए हैं कि ब्राह्मण समाज जो पिछले 10 वर्षों में फिर से दहशत में जीने लगा है, जिसमें उसकी हालत बद से बदतर कर दी गई है, उसके उत्थान की जरूरत हो गई है। सर्व समाज के साथ साथ में ब्राह्मण समाज को भी अब उसका मान सम्मान स्वाभिमान लौटाने का वक्त आ गया है। ब्राह्मणों के बहाने यूपी में पहले भी सियासत होती रही है और मौजूदा दौर में भी नए सिरे से सियासी हवा बदलने की कसरत हो रही है। लेकिन बीजेपी बेहतर भविष्य का सपना देखने वालों को इतिहास याद दिला रही है। ब्राह्मण बहुत समझदार है और मायावती को समझ चुका है कि जब सत्ता में आती हैं तो वो फिर मायावती जी मतलब एक तरह से दलित की बेटी नहीं रह जाती, केवल दौलत की बेटी हो जाती है। तो इसलिए खोटा सिक्का एक ही बार चलता है। इतिहास, वर्तमान और भविष्य की इस लड़ाई में हर तरफ जाल बिछाया जा रहा है। सबका मकसद सत्ता तक पहुंचना है और इस मकसद के लिए हर वो कदम उठाया जा रहा है जिसके जरिए पकड़ मजबूत की जा सके। इसलिए सियासी बिसात के केंद्र में भगवान राम के सहारे बीएसपी भी अपनी नैया पार लगाना चाहती है। अगर हम अपने समाज के लिए निकले हैं और अगर हम प्रभु राम और हनुमान जी की दर्शन करके और इस कार्य के लिए निकले हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? ये कोई नई चीज नहीं है, हम तो कई बार आए हैं यहाँ पे। हम अपने घर में रोजाना पूजा करते हैं। हम अपने घर में, ये लोग तो नहीं, ये लोग तो खाली दिखावे के लिए करते हैं, पर हम लोग दिखावे के लिए नहीं करते। राम नाम के सहारे सियासत का ये चलन आगे कहां तक बढ़ेगा अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन बीएसपी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी अपनी पकड़ मजबूत होने की उम्मीद है। पूरा विश्व जानता है, देश नहीं पूरा विश्व जानता है कि बहन मायावती जी की जब सरकार आती है तो लॉ एंड ऑर्डर पूरा एक ही 24 घंटे में चुस्त और दुरुस्त हो जाता है। इनकी तरह नहीं
कि कहते हैं रोको और ठोक दो, लेकिन पहले जात पूछ लो, जात पूछ लो और उसके बाद ठोक दो। इस तरह से नहीं होता। मायावती की पार्टी 2007 की तर्ज पर बिसात बिछा रही है और ब्राह्मणों की नाराजगी को मुद्दा बनाकर फिर से सत्ता पाने का ख्वाब देख रही है, लेकिन बीजेपी इसे सिर्फ विपक्ष का सियासी हथकंडा बता रही है। अब मुझे तो लगता है कि आरोप लगाने वाले अपनी राजनीति कर रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी समाज बीजेपी से नाराज नहीं है, ना ब्राह्मण समाज है, ना बनिया समाज है, ना पिछड़ा समाज, सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती से 2022 में पुनः प्रचंड बहुमत के साथ जिताएंगे। बीजेपी की ओर से हमला बोला जा रहा है और बीएसपी इस अभियान को तेजी से आगे बढ़ाने की कसरत में है। इस पूरे प्रबुद्ध वर्ग की हमें जरूरत है और हम इसलिए भी जरूरत है कि आज चाहे कोई हो, किसान हो, मजदूर हो, पेशेवर हो, नौकरी वाला हो, हर आदमी परेशान है। लगभग 2 करोड़ नौकरियां देने का झूठा वादा किया था, 2 करोड़ नौकरियां हर साल लेने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोग नहीं है। चुनाव से पहले तमाम समीकरण साधे जा रहे हैं और सबको साथ लेकर चलने की दुहाई भी दी जा रही है, मगर सवाल इसी बात का है कि आखिर आने वाले दिनों में ये सियासत किस दिशा में जाएगी और जनता किसके साथ खड़ी होगी। निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। सियासी संग्राम के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर एक बार फिर निशाना साधा है। सीएम ने आरोप लगाया कि 2017 से पहले यूपी में करप्शन और भाई भतीजावाद हावी था, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद सब कुछ ईमानदारी से हो रहा है। सीएम ने यह भी कहा कि करप्शन का खात्मा होने से कुछ लोग परेशान हैं क्योंकि उनकी गैंगबाजी खत्म हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद को लेकर हमेशा उठने वाले सवालों को सीएम योगी ने पूरी तरह खत्म करने का दावा किया है। सीएम ने दोहराया कि 4.5 साल के शासन में तमाम भर्तियां निष्पक्ष और ईमानदार तरीके से हुई हैं। तो 4 वर्ष 4 महीने के इस पूरे कार्यकाल के दौरान हमारी सरकार ने प्रदेश के अंदर 4.25 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर दी और एक भी नौकरी पर कोई संदेह नहीं कर सकता। भर्ती की प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी शुचितापूर्ण तरीके के साथ संपन्न हुई है। सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार का मामला उत्तर प्रदेश में हमेशा से हावी रहा है और इसको लेकर भी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधा। और भर्ती निकलती थी तो प्रदेश के कुछ गैंग ऐसे थे जो वसूली के लिए भी निकल पड़ते थे। कुछ खानदान और कुछ परिवार ऐसे थे जिनकी आजीविका का जरिया हो गया था। उसका प्रभाव प्रदेश के युवाओं पर तो पड़ता ही था, लेकिन उसके दुष्परिणाम से पूरे प्रदेश को उसके दुष्परिणाम को झेलना पड़ा था। सीएम योगी ने मिशन रोजगार श्रृंखला के तहत बेसिक शिक्षा विभाग के 6,696 सहायक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए। सीएम योगी ने ये भी साफ किया कि भविष्य में जो भी भर्तियां होंगी उनमें भी पूरी ईमानदारी बरती जाएगी। अभी हम एक परीक्षा कराने जा रहे हैं, आपको मालूम है उसमें कितने एप्लीकेंट हैं? उसमें आवेदकों की संख्या है 30 लाख। देश की सबसे बड़ी परीक्षा होने जा रही है और आप देखेंगे कहीं तिनका नहीं हिलेगा, पूरे ईमानदारी के साथ, और पहले से इस बारे में कह रखा है। सीएम योगी ने विपक्ष की नीयत और उनकी कथनी करनी पर भी सवाल उठाए। सीएम ने आरोप लगाया कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश में अच्छा होते हुए देखना पसंद ही नहीं करते, लेकिन जिनको ये पारदर्शी व्यवस्था अच्छी नहीं लग रही वे लोग कुछ तो करेंगे, कुछ तो बोलेंगे, और उनका कुछ बोलने के बाद वे लोग फिर कहीं ना कहीं, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि कुछ अच्छा हो, ईमानदार प्रयास हो, व्यवस्था पारदर्शी बने, योग्यता के अनुसार लोगों को अवसर मिले, आरक्षण के नियमों का पालन हो, वह एक गैंग नहीं चाहता था। लेकिन जब सरकार ने इसको लागू किया तो उनको बुरा लगना स्वाभाविक है। चुनावी साल में सरकार अपनी उपलब्धियां बता रही है और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भी उसका अहम हिस्सा है।
सीएम योगी इस बात को पहले दिन से लगातार कह रहे हैं और आगे भी इस पर कायम रहना चाहते हैं। भाई हम लोगों ने तो एक ही बात कही कि जो युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा वो तय कर ले कि उनको खिलवाड़ करना है और खिलवाड़ करके अपनी प्रॉपर्टी को जब्त करवाना है कि पारदर्शी ईमानदार प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए योगदान देना है। सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने का दम भर रही है और विरोधियों पर भी निशाना साध रही है। चुनाव से पहले विपक्ष बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बना रहा है, यानी सवाल अभी भी जारी रहेंगे और सियासत भी हावी रहेगी। मगर सही कौन है और गलत कौन, इसका फैसला यूपी की जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड में कांग्रेस ने हरीश रावत को एक बार फिर फ्रंट पर किया है। चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष बनाकर पूर्व मुख्यमंत्री को मिशन 2022 की कमान सौंपी गई है। इससे उनका खेमा खुश है। हालांकि पार्टी के कुछ नेता नाराज भी हैं और वो अब भी सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ने का दावा कर रहे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस ने हरीश रावत को फ्रंट पर करके सीधा संदेश दिया है। उत्तराखंड कांग्रेस ने चुनाव के लिए अपनी टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें हरीश रावत एक बार फिर मजबूत होकर सबसे आगे खड़े हैं। हरीश रावत चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं, यानी उनकी रणनीति में ही कांग्रेस 2022 की बिसात बिछाएगी। और कहीं ना कहीं जितनी प्रतिभाएं उतने पद नहीं होते। जैसे अब ये राहुल जी ने नया कॉन्सेप्ट ले आए हैं कार्यकारी अध्यक्षों का। जैसे दिल्ली में भी 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए थे पहले, अभी पंजाब में बने हैं, लेकिन अध्यक्ष तो एक ही होता था। अब एक विधानसभा में बहुत सारे योग्य नेता हैं हमारे पास, लेकिन टिकट एक कोई जाता है और मानव स्वभाव है। चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, इसीलिए अब कांग्रेस को काम भी तेजी से करना होगा। इसलिए सियासत भी तेजी से बदलेगी। पार्टी ने प्रीतम सिंह को संगठन से हटाकर विधानमंडल दल का नेता बनाया है और बीजेपी की ओर से कांग्रेस के अंदर हुए बदलाव पर हमले तेज हो गए हैं। कार्यकारी अध्यक्ष खड़े कर दिए हैं, तो कहीं न कहीं ये लगता है कि पुष्कर धामी को उनके घर में ही घेरने के लिए। नहीं, देखिए पुष्कर धामी की लोकप्रियता, पुष्कर धामी का जिस प्रकार से युवाओं में इस समय कहीं न कहीं जहां जाते हैं जिस प्रकार की भीड़ उमड़ रही है, कोई असर नहीं पड़ेगा। मैंने कहा कि हर बूथ पर भाजपा अपने कार्यकर्ताओं की सेना लेकर खड़ी है। चुनावी संग्राम में चुनौतियां बहुत हैं और इन चुनौतियों में सत्ता पक्ष की ओर से हो रहे तीखे हमले भी शामिल हैं। इसलिए कांग्रेस शीशे और पत्थर के जरिए जवाब देने में जुटी है। कि घर शीशे के होते हैं, वो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारते हैं। भाजपा से भी तो आप पूछो कि जब आपको सरकार बनाने का अवसर इस उत्तराखंड राज्य के अंदर मिला और 2017 में तो प्रचंड बहुमत से उनको सरकार